हेलो, नमस्कार सभी को। तो जैसा कि आप जानते हैं हमने रीट प्री और मेंस के लिए लेवल 2 के लिए साइंस की क्लास शुरू की है और इससे पहले मैं फर्स्ट क्लास डाल चुकी हूँ, वो थी अपनी बैक्टीरिया की। आज हम सेकंड क्लास डाल रहे हैं, वो है अपनी वायरस की यानी विषाणु की है। और जो पहला टॉपिक चल रहा है वो अपना माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसमें जो टॉपिक है जीवाणु, विषाणु और कवक, ये 3 दे रखे हैं। तो फर्स्ट हम कर चुके हैं, आज हम सेकंड करेंगे विषाणु, ठीक है? और इससे जो क्वेश्चन बनते हैं बहुत ही अच्छे लेवल पर बनते हैं, ठीक है? तो उनकी हम बात करेंगे आज। तो वायरस है, वायरस का अर्थ है विष या विषैला, तरल होता है। और जो वायरस है वो लैटिन भाषा का शब्द है और जिसका अर्थ होता है वीनम। वीनम होता है यानी जहर। वायरस एक जहरीला होता है, ठीक है? विष या विषैला तरल होता है, ठीक है? इसकी जो खोज की थी, वो की थी डिमित्री इवानोव्स्की ने 1892 में की थी और वो खोज की थी तंबाकू के प्लांट में। तंबाकू के प्लांट में पत्ती में मोज़ेक रोग को खोजा था, ठीक है? और जो वायरस था वो टीएमवी था, टोबैको मोज़ेक वायरस था। जो तंबाकू में जो मोज़ेक रोग उत्पन्न करता था, वो था टीएमवी, टोबैको मोज़ेक वायरस, ठीक है? ध्यान रखना है, जो इसकी खोज की थी वो डिमित्री इवानोव्स्की ने की थी, तंबाकू के प्लांट में की थी और जो रोग था वो मोज़ेक रोग था और वायरस का नाम था टीएमवी यानी टोबैक मोज़ेक वायरस था। मार्टिनस बेंजेरिक ने मार्टिनस बेंजेरिक ने भी खोजा था और इसका वायरस नामकरण किया था। अगर ये पूछे कि इसका जो वायरस नाम था वो किस वैज्ञानिक ने दिया था, तो वो दिया था मार्टिनस बेंजेरिक ने दिया था। वायरस है वो सजीव और निर्जीव के बीच की एक कड़ी है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है? यानी अगर ये किसी कोशिका के संपर्क में आता है, यानी कोई जीवित कोशिका के संपर्क में आता है तो ये एक्टिव हो जाता है, यानी जनन करने लगता है, यानी प्रजनन करने लगता है और एक्टिव हो जाता है और उससे जिस जीव की कोशिका से ये एक्टिव होता है, उस जीव जीव के जो मेटाबॉलिज्म है, उससे एक्टिव होकर के और अपनी प्रजनन करके संख्या को बढ़ाने लगता है, ठीक है? अगर ये किसी बाहरी वातावरण में रहता है, बाहरी वातावरण या खुले वातावरण में रहता है और किसी कोशिका के संपर्क में नहीं रहता है, तो ये निर्जीव अवस्था में रहता है, ठीक है? यानी जो वायरस है वो खुले वातावरण में प्रजनन नहीं करता है, ठीक है? और अगर अब हम वायरस के आनुवांशिक पदार्थ की बात करें तो इसमें या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। आनुवांशिक पदार्थ में एक होता है, इसमें या डीएनए हो या आरएनए हो, ठीक है? जिससे ये अपने बाह्य आवरण के लिए प्रोटीन का निर्माण कर सकता है, ठीक है? और कोशिका सिद्धांत का अपवाद है, यानी अकोशिकीय जीव है ये, सूक्ष्म जीव है ये, ठीक है? अकोशिकीय जीव है, तभी तो ये सजीव और निर्जीव दोनों के बीच की कड़ी है ये, ठीक है? ठीक है? ना तो ये प्रोकैरियोटिक है और ना ही ये यूकैरियोटिक है। अब इसके अध्ययन की बात करें तो इसके अध्ययन को हम वायरोलॉजी कहा जाता है। ठीक है? विषाणु है, हमने सूक्ष्म जीव का विषाणु टॉपिक स्टार्ट किया है। तो जो वायरस है, वायरस को लैटिन भाषा का शब्द विनम है, यानी इसका अर्थ है वो ज़हर, विष या विषैला तरल होता है। अगर हम इसकी खोज की बात करेंगे तो वो डिमित्री इवानोव्स्की ने की थी, 1892 में की थी। तम्बाकू के प्लांट में की थी और जो रोग बताया था वो मोज़ेक रोग बताया था और जो वायरस था वो टीएमवी यानी टोबैक मोज़ेक वायरस था। तम्बाकू के प्लांट में रोग का जो वायरस था वो टीएमवी था। ठीक है? अब इसके जो नामकरण की बात करेंगे तो मार्टिनस बेंजेरिक ने इसका नामकरण किया था और जो वायरस होता है वो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना गया है। यानी अगर किसी कोशिका के जीवित कोशिका के संपर्क में आता है तो ये अपनी एक्टिविटी चालू कर देता है। उसके मेटाबॉलिज़्म जो यानी जो जो उपापचय तंत्र होता है, उससे अटैच हो जाता है। इसका खुद का मेटाबॉलिज़्म नहीं होता है वायरस का, दूसरे के मेटाबॉलिज़्म से एक्टिव होकर के अपनी प्रजनन प्रजनन स्थिति को स्टार्ट कर देता है, ठीक है? अगर ये बाहरी वातावरण की बात करें, तो इनएक्टिव होता है, यानी कोई भी कार्य नहीं होता है। खुले वातावरण में ये ना तो ये प्रजनन करता है और ना ही ये अपनी वृद्धि को बढ़ा सकता है। कोशिका सिद्धांत का अपवाद बताया गया है, यानी ये अकोशिकीय सूक्ष्म जीव होता है और इसके अध्ययन की बात करें तो इसको वायरोलॉजी कहते हैं, ठीक है? यहाँ तक
अभी मैंने आपको पिछले पेज में बताया था कि जो वायरस है वो लैटिन भाषा का शब्द है वीनम, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है जहरीला या विष होता है, ठीक है। अब इसके हम जो सिंपल कैरेक्टर होते हैं यानी सामान्य लक्षण होते हैं उसकी बात करेंगे। वायरस है वो अति सूक्ष्म जीव होता है यानी बिल्कुल सूक्ष्म होता है, ठीक है। इसको माइक्रोस्कोप की सहायता से देखते हैं। परजीवी होता है यानी खुद अपना कोई भी ना दूसरे पे डिपेंड होता है, ठीक है। अकोशिकीय होता है, ठीक है। इसका खुद का कोशिकीय तंत्र कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। अकोशिकीय सूक्ष्म जीव है और न्यूक्लियो प्रोटीन से बना एक कण होता है। यानी वायरस है वो न्यूक्लियो प्रोटीन का बना एक कण कण होता है, ठीक है। विषाणु जीवित कोशिकाओं के संपर्क में आने पर जनन कर सकता है और उसके बिना निर्जीव की भांति रहता है। जब भी एक वायरस है, जब भी किसी जीवित कोशिका के संपर्क में आएगा, तो ये अपना प्रजनन स्टार्ट कर देगा, ठीक है? और खुले वातावरण में ये निर्जीव की भांति कार्य करता है। न्यूक्लिक अमल में क्रोमोसोम के समान उत्परिवर्तन भी होता है। यानी क्रोमोसोम के समान उत्परिवर्तन करने की ये क्षमता रखता है वायरस, ठीक है? विषाणु भी जीवाणु व कवक की भांति रोग उत्पन्न करता है। विषाणु भी अनेक अपने जो मनुष्य हो, चाहे पशु हो या पेड़-पौधे हो, सभी में रोग उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। जैसे बैक्टीरिया और कवक रखते हैं, वैसे ही विषाणु रखता है, ठीक है? अब बात करेंगे हम वायरस की संरचना की और उसके भाग की, ठीक है। वायरस एक सूक्ष्म संक्रामक और कोशिका के अंदर ही बढ़ने वाला परजीवी होता है। यानी जो वायरस है संक्रामक होता है, यानी तेजी से रोग फैलाने की शक्ति रखता है और कोशिका के अंदर अपनी जो संख्या जो जीवित कोशिका के संपर्क में आता है तो अपनी संख्या बढ़ाने की शक्ति रखता है और ये परजीवी होता है, यानी खुद का कोई मेटाबॉलिज्म नहीं रहता है, दूसरे पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब इसकी स्ट्रक्चर की बात करेंगे, ठीक है। ये वायरस की स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये जो बाहर की ओर है, ये ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स है, ठीक है। और बाहर से जो कवर कर रखा है, वो लिपिड आवरण है। अंदर है ये जो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, इसे कैप्सिड बोलते हैं, ठीक है। और इसमें जो ये राउंड राउंड शेप में है, ये है हमारा न्यूक्लिक एसिड है और इसमें मैट्रिक्स प्रोटीन होती है, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं जो ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स है, इसका क्या कार्य है? यह बाहरी सतह पर पाए जाने वाला प्रोटीन होता है जो मेजबान यानी होस्ट होस्ट कोशिकाओं से चिपकने में मदद करता है। बाहरी सतह पर पाया जाता है, प्रोटीन होता है बाहरी सतह पर पाए जाने वाला और जब किसी जीव की कोशिका में प्रवेश करता है, तो उनकी कोशिकाओं से चिपकने में मदद करता है ये ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स, ठीक है? सेकंड है हमारा लिपिड आवरण। यह मेजबान कोशिका की झिल्ली से प्राप्त द्विस्तरीय लिपिड परत होती है जो वायरस को सुरक्षा देती है। यानी जो लिपिड आवरण है वो वायरस की सबसे बाहरी सुरक्षा कवच होता है, जिससे वह खुद नहीं बनाता बल्कि जो जिस होस्ट के शरीर में प्रवेश करता है उनकी कोशिका से ये चुराता है, ठीक है। ये होता है इसका लिपिड आवरण। अब बात करेंगे हम कैप्सिड की, जो प्रोटीन से बना बाहरी खोल जो न्यूक्लिक एसिड की रक्षा करता है और तथा आकार प्रदान करता है। जो कैप्सिड है वो प्रोटीन से बना होता है, एक बाहरी खोल होता है और ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में होता है, ठीक है। और इसके अंदर जो न्यूक्लिक एसिड होता है डीएनए या आरएनए डीएनए और आरएनए होता है उसकी सुरक्षा करता है और उसको एक आकार प्रदान करता है, ठीक है। और जो ये कैप्सिड है कई प्रोटीन इकाइयों से मिलकर बना होता है ये कैप्सिड, ठीक है। कई प्रोटीन इकाइयों से मिलकर बना होता है जिसे हम कैप्सोमियर कहते हैं। ये होता है कैप्सिड, कैप्सोमियर। जो कैप्सिड है वो कई प्रोटीन इकाइयों से छोटी-छोटी इकाइयों से प्रोटीन की इकाई होती है, उनसे मिलकर बना होता है जिसको हम कैप्सोमियर कहते हैं। 4th नंबर पर बात करते हैं हम न्यूक्लिक एसिड की। वायरस का आनुवंशिक पदार्थ है जो डीएनए या आरएनए होता है। यह वायरस की वंशानुक्रम सामग्री है, ठीक है? या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, इनमें एक न्यूक्लिक अम्ल होता है, ठीक है? अब है हमारा 5 नंबर पर मैट्रिक्स प्रोटीन। यह आवरण के भीतर स्थित प्रोटीन परत होती है जो आवरण को स्थिरता देती है और कैप्सिड से जोड़ती है। यानी वायरस को एक निश्चित आकार देता है और जो जब भी इस पे भारी दबाव आता है तो उसे पिचकने और टूटने से बचाती है ये मैट्रिक्स प्रोटीन। इसके कुछ भाग हैं न्यूक्लिक एसिड, इसमें डीएनए या आरएनए इनमें से एक होता है और वायरस की आनुवांशिक सामग्री है, इससे नए वायरस बनते हैं। दूसरे नंबर पर है कैप्सिड, प्रोटीन की बनी आवरण संरचना है और टाइलो की कैप्सोमियर कहते हैं, यानी ये जो छोटी-छोटी इकाइयाँ हैं ये प्रोटीन से बनी होती है जिनको हम कैप्सोमियर कहते हैं।
तीसरे नंबर पर आवरण है केवल कुछ वायरस में लिपिड की झिल्ली जो मेजबान कोशिका से प्राप्त होती है, यानी ये वसा की बनी होती है और जब किसी होस्ट में प्रवेश करता है तो उनकी कोशिकाओं से प्राप्त होती है ये, ठीक है। वायरस में अब बात करेंगे हम न्यूक्लिक एसिड के आधार पर विषाणुओं के प्रकार, यानी आनुवंशिक पदार्थ के आधार पर जो वायरस के प्रकार होते हैं उनकी बात करेंगे, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड के आधार पर जो वायरस होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है डीएनए, जिसे डीऑक्सीराइबोज वायरस भी बोलते हैं। इसकी फुल फॉर्म है डीएनए की डीऑक्सीराइबोज, ठीक है। और जो दूसरा है उसको आरएनए यानी राइबो वायरस बोलते हैं, ठीक है। पहला है डीएनए डीऑक्सीराइबो वायरस। इन विषाणुओं के न्यूक्लिक एसिड के रूप में डीएनए होता है। और जो दूसरा है आरएनए राइबो वायरस, इन विषाणुओं के न्यूक्लिक एसिड में आरएनए होता है। जो डीएनए है वो दो प्रकार यानी इसके भी दो टाइप हैं, ठीक है। पहला है डीएस डीएनए यानी डबल स्टैंडर्ड डीएनए, दूसरा है एसएस डीएनए यानी सिंगल स्ट्रैंड डीएनए, ठीक है। जो डबल स्ट्रैंड डीएनए है वो दोहरी स्ट्रैंड वाला डीएनए होता है और जो सिंगल स्ट्रैंड डीएनए है वो एकल स्ट्रैंड यानी सिंगल लेयर के रूप में होता है, ठीक है। अब हम आरएनए में बात करेंगे तो आरएनए की भी दो टाइप हैं, ठीक है। पहला है एसएस आरएनए यानी सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, एकल स्ट्रैंड वाला आरएनए होता है इसमें। दूसरा है डीएस आरएनए यानी डबल स्ट्रैंड आरएनए, दोहरी स्ट्रैंड वाला आरएनए होता है, ठीक है। अगर ये पूछे जो वायरस है, वायरस में जो आनुवंशिक पदार्थ है वो दो प्रकार का होता है, डीएनए आरएनए। फिर डीएनए की भी दो टाइप हैं, ठीक है। डीएनए का जो पहला टाइप है वो डीएस डीएनए यानी डबल स्टैंडर्ड डीएनए, दूसरा है एसएस डीएनए यानी सिंगल स्ट्रैंड डीएनए होता है। अब हम आरएनए की बात करेंगे। आरएनए भी दो प्रकार का होता है, एसएस आरएनए यानी सिंगल स्ट्रैंड आरएनए और दूसरा है डीएस आरएनए यानी डबल स्ट्रैंड आरएनए होता है। और जो अब इसके एग्जाम्पल है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादातर जो एग्जाम्पल है वो डिजीज के यानी बीमारी के जो एग्जाम्पल है वो ही ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। अगर हम डबल स्टैंडर्ड डीएनए की बात करें तो उसके एग्जाम्पल में जो वायरस है एडेनो वायरस। जो एडेनो वायरस है वो श्वसन तंत्र को संक्रमण करता है, ठीक है। जो एडेनो वायरस है ये मध्यम आकार का होता है, ठीक है, मध्यम आकार का होता है और आवरण रहित होता है, ठीक है। आवरण रहित वायरसों का एक समूह होता है और इसमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है। याद रखना जो एडिनो वायरस है उसमें डबल स्टैंडर्ड याद रखना है जो एडिनो वायरस है उसमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है, ठीक है। और ये जो मुख्य रूप से है श्वसन तंत्र, आँखों को और पाचन तंत्र को संक्रमित करता है। और ये जब ये संक्रमण करता है तो इसके जो नॉर्मली इफ़ेक्ट होता है वो हल्का सर्दी-जुकाम से लेकर और जो निमोनिया है गंभीर वहाँ तक इफ़ेक्टेड कर देता है मनुष्य को, ठीक है। एडेनोवायरस ये है, इसमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है, ये याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरे सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए की बात करेंगे तो उसके एग्जाम्पल में है हमारा पार्वोवायरस, जो बच्चों में वायरल बुखार यानी फिफ्थ डिजीज़ का कारण बनता है, ठीक है। जो पायरोवायरस है, पार्वोवायरस जो बच्चों में होने वाली जो आम बीमारी है, उसके रूप में ये लक्षण दर्शाता है। यानी जो बच्चों में जो गालों पर ये लाल एक चकत्ते के रूप में दिखाई देता है, गाल पर, ठीक है? गाल पर चकत्ते के रूप में दिखाई देता है, जिसे हम स्लैप्ड चिक सिंड्रोम बोलते हैं, ठीक है? ठीक है? इसको हम स्लैप्ड चिक सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है? अगला अब हम आरएनए यानी राइबोवायरस में बात करते हैं तो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए का एग्जाम्पल है कोरोना वायरस। 2019 में सबसे ज़्यादा महामारी के रूप में पूरे विश्व भर में फैला था ये, ठीक है। इसने पूरे विश्व को हिला के रख दिया था इस बीमारी ने, ठीक है। कोविड-19 जैसी बीमारी का कारण बनता है कोरोना वायरस। ये भी एक रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफेक्ट करता है यानी श्वसन तंत्र को इफेक्ट करता है, ठीक है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो अगर हम इसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो एक ये सतह पर एक मुकुट के रूप में दिखाई देता है, ठीक है। यानी सूर्य की किरणों के जैसे नुकीले कांटे के रूप में माइक्रोस्कोप में दिखाई देता है, ठीक है। दूसरे हम आरएनए में बात करेंगे डबल स्टैंडर्ड आरएनए की, तो उसमें हमारा एग्जाम्पल है रोटो वायरस, जो बच्चों में दस्त यानी डायरिया का कारण बनता है।
ये बच्चों में पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन की वजह से होता है। जब बच्चों को ज़्यादा दस्त लग जाते हैं तो बच्चे में पानी की कमी आ जाती है, जिससे ये बीमारी बनती है, ठीक है? याद रखना है, पूरा वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है? वायरस के प्रकार डीएनए, आरएनए, फिर डीएनए की भी 2 टाइप है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। आरएनए के भी 2 टाइप हैं, एसएसआरएनए, सिंगल स्ट्रैंड, डीएसआरएनए, डबल स्ट्रैंड। फिर इनके एग्ज़ाम्पल तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अब बात करेंगे परपोषी के आधार पर वायरस का वर्गीकरण, यानी होस्ट के आधार पर वायरस का वर्गीकरण 3 टाइप में है, ठीक है? पहला है पादप विषाणु, दूसरा है जंतु विषाणु, तीसरा है जीवाणु भोजी यानी बैक्टीरियोफेज। प्लांट वायरस, एनिमल वायरस और ये बैक्टीरियोफेज है। बैक्टीरियोफेज है। जो पादप विषाणु है वो सिंगल यानी एक लड़ी वाला आरएनए प्रेजेंट होता है न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है? और इसका एग्जाम्पल है टीएमवी यानी टोबैको मोजैक वायरस। टोबैको मोजैक वायरस है वो तंबाकू के प्लांट में खोजा गया था, इवन वोस्की ने खोजा था, ठीक है? ये होता है टीएमवी, एक सिंगल लड़ी वाला आरएनए न्यूक्लिक अम्ल प्रेजेंट होता है, ठीक है? दूसरी बात करेंगे हम जंतु विषाणु की, जिसे एनिमल वायरस भी बोलते हैं। एक या अथवा दोहरी लड़ी वाला आरएनए अथवा डीएनए प्रेजेंट होता है, यानी इसमें एकल या दोहरी लड़ी वाला आरएनए प्रेजेंट हो सकता है या डीएनए प्रेजेंट हो सकता है, कौन सा भी प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है? न्यूक्लिक अम्ल होता है वो जंतु विषाणु में या तो आरएनए या डीएनए प्रेजेंट होगा। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो इन्फ्लुएंजा व मम्प्स डिजीज होती है जंतु विषाणु से। तीसरा है हमारा बैक्टीरियोफेज, जिसे हम जीवाणु भोजी कहते हैं। बैक्टीरियोफेज आवरण वायरस जो बैक्टीरिया पर संक्रमण करता है, यानी ये जो वायरस है केवल बैक्टीरिया यानी जीवाणुओं को ही संक्रमित करता है, ठीक है? उनको मारता है, ऐसा वायरस है ये। और दोहरी लड़ी वाला डीएनए प्रेजेंट होता है। अपने पास जो परपोषी के आधार पर जो वायरस है वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला है अपना पादप विषाणु, दूसरा है जंतु, तीसरा है जीवाणु भोजी, ठीक है? जो पादप विषाणु है वो जिसमें जो न्यूक्लिक अम्ल प्रेजेंट होता है वो आरएनए होता है एक लड़ी वाला। दूसरा है अपना जंतु विषाणु, जिसमें आरएनए अथवा डीएनए दोनों प्रेजेंट होते हैं अलग अलग, ठीक है? या तो आरएनए होगा या डीएनए होगा, ठीक है? याद रखना है इनको। और तीसरा है अपना बैक्टीरियोफेज यानी जीवाणु भोजी, इसमें दोहरी लड़ी वाला डीएनए प्रेजेंट होता है। इनका जो न्यूक्लिक अम्ल है तीनों को ये याद रखना है, ठीक है? बैक्टीरियोफेज की बात करेंगे तो जो इनमें डीएनए पाया जाता है न्यूक्लिक अम्ल के रूप में। ये जीवाणुवीय कोशिका का प्रयोग पोषक के रूप में और जनन हेतु करते हैं, ठीक है? और जो इसका एग्जाम्पल है वो है T2 फेज में, ठीक है? बैक्टीरिया फेज का ये एग्जाम्पल है। दूसरा है हमारा पादप विषाणु, जो इसमें न्यूक्लिक अम्ल है वो आरएनए होता है। एग्जाम्पल में टीएमवी यानी टोबैको मोजैक वायरस, जो तंबाकू के प्लांट में खोजा गया है, ठीक है? वायरस का क्रिस्टल रूप में खोजा गया, अगर ये पूछे कि वायरस को क्रिस्टल के रूप में किसने खोजा, तो वो खोजा है WM स्टैनले ने, ठीक है? याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अब तीसरी बात करेंगे हम जंतु विषाणु की। इनमें डीएनए या कभी कभी आरएनए भी पाया जाता है और ये प्राय गोल होते हैं, यानी जो जंतु विषाणु है इसमें डीएनए या आरएनए इनमें से एक न्यूक्लिक अम्ल प्रेजेंट होता है, ठीक है? ये हमारा जंतु विषाणु है। अब बात करेंगे हम और कण की जो विषाणु के रूप में होते हैं। पहला है अपना वायरॉइड, जिसकी खोज करें, अगर ये पूछे इसकी खोज किसने की थी, वो की थी T.O. डाइनर ने 1971 में की थी। और डिजीज होती है इससे पोटैटो स्पेंडल ट्यूबर डिजीज होती है वायरॉइड से। और जो वायरॉइड है एक छोटा गोलाकार आरएनए न्यूक्लिक एसिड अणु होता है और यह सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए का बना होता है। जो वायरॉइड है वो एक आकार में छोटा होता है, गोलाकार होता है। अगर न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो इसमें आरएनए प्रेजेंट होता है और आरएनए का सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए प्रेजेंट होता है। याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है रीट में, ठीक है? और यह ऐसे वायरस है जिनमें प्रोटीन का आवरण एब्सेंट होता है। वायरॉइड है उसमें प्रोटीन का आवरण एब्सेंट होता है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये भी।
जो इसमें न्यूक्लिक अम्ल है वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रेजेंट होता है और इसमें प्रोटीन का आवरण भी एब्सेंट होता है। इसकी खोज टीओ डाइनर ने की थी और पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज का पता लगाया था। ठीक है, अगर ये बात करें तो वायरस की जो संक्रामक अवस्था है उसे हम वीरियोन कहते हैं। ठीक है, वीरियोन कहलाता है। वायरस की जो संक्रामक अवस्था वो वीरियोन कहलाता है। वायरॉइड पौधे में रोग फैलाता है। वायरॉइड जो कण है वो पौधे में रोग फैलाता है। ठीक है, प्रियोन्स प्रियोन्स है वो केवल प्रोटीन से बना होता है। ठीक है, वायरॉइड में प्रोटीन एब्सेंट थी और इसमें ये केवल प्रोटीन का बना होता है और न्यूक्लिक अम्ल अनुपस्थित होता है। और वायरॉइड में जो है न्यूक्लिक अम्ल सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रेजेंट होता है और प्रियोन्स में न्यूक्लिक अम्ल एब्सेंट होता है और प्रोटीन प्रेजेंट होता है। ठीक है, ब्रोवाइन स्पंजीफोम एन्सेफेलोपैथी यानी BSE, इसे मैड काउ डिजीज भी कहते हैं। यह काउ में होने वाला एक प्रियोन रोग है। ठीक है, प्रियोन्स है उससे जो डिजीज होती है वो ब्रोवाइन स्पंजीफोम एन्सेफेलोपैथी, जिसे हम मैड काउ डिजीज के नाम से भी जानते हैं। और मोस्टली जो ये बीमारी होती है वो गाय में होती है। ठीक है, मनुष्यों में इसी के समान होती है जो बीमारी क्रुथ जैकोब रोग। ठीक है, प्रियोन से होता है। प्रियोन्स में जो याद रखना है, ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन्हीं को याद करने, इन्हीं में से ही क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, पिछली बार भी रीट में क्वेश्चन बना था। ठीक है, अब बात करेंगे हम वायरस के लाभदायक उपयोगी। ठीक है, इसके हानिकारक भी उपयोग होते हैं और लाभदायक भी होते हैं। तो पहले हम देखते हैं लाभदायक। पहला, इसका वैक्सीन बनाने में यानी टीका बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। क्या है, अगर कोई भी वायरस है उसको कमजोर या डीएक्टिवेट यानी निष्क्रिय करके वायरस का उपयोग टीका बनाने में किया जाता है। जैसे कोविड-19 है यानी कोरोना वायरस। कोरोना वायरस है, जब कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाई थी तो कोरोना वायरस को ही डीएक्टिवेट करके यानी निष्क्रिय करके यानी इसको इसी वायरस को कमजोर करके और किसी भी व्यक्ति के शरीर में इंजेक्ट कर दे यानी करा दे तो वो कोई भी बीमारी पैदा नहीं करता है, यानी वो मृत अवस्था में होता है। जब भी जिस व्यक्ति में अगर हम इंजेक्ट कराते हैं और वो व्यक्ति कोरोना वायरस की चपेट में आता है तो जो इसकी इम्यूनिटी होती है यानी प्रतिरक्षा तंत्र होता है उस वायरस के प्रति एक्टिव हो जाता है। ठीक है, यानी उस वायरस के प्रति सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है ये वैक्सीन। ठीक है, दूसरा है हमारा जीन थेरेपी में वायरस का उपयोग स्वस्थ जीन को कोशिकाओं तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। यानी जीन थेरेपी में वायरस का उपयोग एक परिवहन वाहन यानी डिलीवरी व्हीकल के रूप में कार्य करता है। ठीक है, और एक ये जो जीन थेरेपी है एक ऐसी आधुनिक तकनीक है जिसमें किसी भी व्यक्ति के जो खराब या दोषपूर्ण जीन को ठीक करने के लिए और उसके शरीर में एक स्वस्थ और सही जीन डाला जाता है। यानी जो खराब और या दोषपूर्ण जीन होता है उसको हटा करके एक नया स्वस्थ जीन शरीर में प्रवेश करवाया जाता है यानी शरीर में डाला जाता है। ठीक है, जीन थेरेपी के थ्रू। ठीक है, तीसरा है हमारा जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी। वैज्ञानिक अनुसंधान और जीन इंजीनियरिंग में वायरस का उपयोग किया जाता है। वायरस है जो वायरस की कोशिकाओं के अंदर घुसने और अपने आनुवंशिक पदार्थ यानी डीएनए या आरएनए को होस्ट सेल से जोड़ने की एक प्राकृतिक क्षमता होती है जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, चौथा है अपना बैक्टीरिया को नष्ट करने में यानी बैक्टीरियोफेज हानिकारक बैक्टीरिया को मारता है और संक्रमण के उपचार में उपयोग किया जा सकता है, यानी एक जैविक मिसाइल के रूप में कार्य करता है। ठीक है, बैक्टीरियोफेज वायरस होता है ये। ठीक है, वायरस को मारने यानी बैक्टीरिया को जो हानिकारक जो बैक्टीरिया होता है उनको मारने का कार्य करता है बैक्टीरियोफेज। ठीक है, पांचवा है हमारा कृषि। कुछ वायरस का उपयोग हानिकारक कीटों और जैविक नियंत्रण के लिए किया जाता है, यानी खेती में वायरस का उपयोग मुख्य रूप से जो फसलों के जो कीड़े होते हैं उनको मारने में और फसल पर्यावरण को सुरक्षित रखने में वायरस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे हम विषाणु के हानिकारक प्रभाव की। पौधों में होने वाले विषाणु जनित रोग, सबसे पहले बात करेंगे पौधों में होने वाले।
फसल का नाम है और रोग का नाम है। वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको रट्टा लगा के याद कर सकते हैं, वैसे याद कर नहीं सकते। सबसे पहले हमारा भिंडी है। भिंडी में जो रोग होता है वो है पीली नाड़ी मोजेक रोग, ठीक है। इनका नाम तो याद करना ही पड़ेगा। जो भिंडी का है वो है पीली नाड़ी मोजेक रोग। तिल में होता है फिल्लोड़ी रोग। फिल्लोड़ी रोग यानी तिल, लय और फिल्लोड़ी, ठीक है, फिल्लोड़ी रोग। तीसरा है हमारा टमाटर। टमाटर में होता है पत्तियों में ऐठन हो जाती है वायरस से। अब बात करेंगे पशुओं में होने वाले विषाणु जनित रोग की। गाय व भैंस में होता है खुरपका व मुंहपका रोग, ठीक है। गाय में होता है वायरस से हर्पीज रोग और गाय व भैंस में एक होता है चेचक रोग, ठीक है। ये रोग होते हैं पशुओं में। अब मनुष्य में विषाणु द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग की बात करेंगे हम। जो मनुष्य में जो मनुष्य में जो विषाणुओं द्वारा जो रोग उत्पन्न होते हैं उनकी हम एक अलग से क्लास लेके आएंगे, ठीक है। इसमें नॉर्मली थोड़ा बहुत देख लेते हैं जो वायरस है उससे कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं। चेचक है, चेचक का जो रोग कारक है वेरिसेला वायरस होता है। रेबीज का रेबडो वायरस होता है। पोलियो का जो रोग कारक है वो एंटीरो वायरस है। एड्स का HIV। इन्फ्लुएंजा का राइनो वायरस होता है। डेंगू फीवर का अर्बो वायरस होता है, ठीक है। ये इसके रोग कारक होते हैं जो रोग को मनुष्यों में फैलाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम निर्जीव जो वायरस है जब निर्जीव रहता है, निर्जीव होता है तो उसके लक्षण क्या होते हैं, ठीक है। स्वतंत्र रूप से वृद्धि और प्रजनन नहीं कर सकता। अगर ये वायरस खुले वातावरण में रहेगा, खुला वातावरण में रहता है तो ना तो ये वृद्धि करता है और ना ही ये प्रजनन कर सकता है, ठीक है। दूसरा है उपचय या अपचय की अनुपस्थिति, यानी जो वायरस है उसका खुद का मेटाबॉलिज्म जो मेटाबॉलिज्म होता है उसका वो प्रोसेस है वो एब्सेंट होता है, ठीक है। जब ये अगर ये किसी जीवित सेल्स में जाता है वायरस तो उस जीवित सेल्स के मेटाबॉलिज्म प्रोसेस से एक्टिव होकर के प्रजनन करना स्टार्ट करता है, ठीक है। इसका खुद का मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है वो एब्सेंट होता है, ठीक है, वायरस का। तीसरा है विषाणुओं को क्रिस्टलीकृत किया जा सकता है, ठीक है, यानी ये क्रिस्टल के रूप में इन वायरसों को इकट्ठा कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं सजीव होने के लक्षण। वायरस के जो सजीव होता है तो क्या लक्षण होते हैं। पहला है आनुवांशिक पदार्थ DNA अथवा RNA प्रेजेंट होगा, या तो इसमें आनुवांशिक पदार्थ DNA होगा या RNA होगा, ठीक है। दूसरा है प्रजनन करता है, यानी गुणन विधि द्वारा ये प्रजनन करता है, ठीक है। किसी जीवित सेल्स के अंदर प्रतिकृति यानी अपनी कॉपी बनाता है। अगर ये जब किसी जीवित सेल्स कोशिका के अंदर इंजेक्ट होता है तो एक से अधिक अपनी कॉपी बनाकर अपनी संख्या को लगातार बढ़ाता है वायरस, ठीक है। ये इसके सजीव होने के लक्षण थे। अब है अपना ये लुईस पास्चर और बेंजेरिक। इन्होंने वायरस को क्या नाम दिया है, एक जीवित तरल संक्रामक नाम दिया है, ठीक है। यानी इन्होंने बताया है कि जो वायरस है एक कण की भांति कार्य करता है, ठीक है। दूसरा है WM स्टैनले। WM स्टैनले ने विषाणु को क्रिस्टलीकृत किया, ठीक है। इन्होंने बताया कि जो वायरस को बाहरी वातावरण से क्रिस्टल के रूप में इकट्ठा कर सकते हैं और उन्हें बोतल में बंद करके रख सकते हैं, ठीक है। अगर मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपको नोट्स चाहिए तो भी मुझे कमेंट करें, तो मैं आपको नोट्स उपलब्ध कराऊंगी, ठीक है। धन्यवाद।